अस्सलाम वालेकुम। आवाम की आवाज़ अली शाह में आपका होस्ट हमाद अली शाह आपके सामने एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाज़िर हुआ है। और मैं इस बात का आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे अहबाब जो कि मुझसे काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि शाह साहब आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो मैं जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि वो एक पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है वो उन तमाम अहबाब के लिए जो लोग जिन लोगों के पास अपने घर नहीं हैं, वो लोग इस स्कीम के तहत अपने घर के मालिक बन सकते हैं। तो क्योंकि मैं भी एक बैंकर हूं, तो मैं काफ़ी देर से इसको देख रहा हूं। काफ़ी सारे केसेस मैंने लॉगिन किए, बहुत सारे केस जो मैं अपने देखने के बाद फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मैंने कहा जब तक कोई अप्रूवल ना आ जाए, मेरे सब पास कोई ठोस दलील ना आ जाए, तब तक मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। तो आज जैसा कि मैं उस नतीजे पर पहुंच चुका हूं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किए हुए केस बहुत सारे कामयाब केस हो चुके हैं। और उसके बाद आज मैं उस पॉइंट पे पहुंच चुका हूं और अब गवर्नमेंट ने इसमें कुछ रिलीफ भी कर दी है, जो कि मैं फ़र्दर पॉइंट्स की तरफ आऊँगा। सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा कि एक बंदा जो कि अप्लाई करना चाहता है अपने घर के लिए, उसको क्या क्या उसकी बेसिक रिक्वायरमेंटें क्या हैं, और उन रिक्वायरमेंटों के बाद उसके फ़र्दर उसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। और तीसरे स्टेप में मैं उसको सारा A to Z बताऊंगा कि आपने कहाँ जाना है, या चीज़ें लेकर किससे मिलना है, क्या क्या मामला है और क्या। ये गवर्नमेंट सब्सिडाइज स्कीम है जिसको हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मेरा घर मेरा पाकिस्तान का नाम दिया है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी जो सबसे पहली एक शर्त है इस चीज़ के लिए एलिजिबल होने के लिए। इसके एलिजिबल क्राइटेरिया में सबसे पहले आता है कि जो बंदा है उस बंदे की जो एज है वो 60 साल तक हो। दूसरी जो उसकी मेजर फैक्टर है कि वो बंदा जो है, पहले था इसमें कि सिर्फ नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी थे वो इसमें अप्लाई नहीं थे कर सकते, लेकिन अब क्योंकि रोशन डिजिटल अकाउंट आ गया है, उस अकाउंट के तहत अब जो फॉरनर बंदे हैं वो भी इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड वन जो मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम फैक्टर है उसमें यह है कि ये वो बंदा जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी हो, कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ की हो, या ज़िंदगी में किसी एक प्लाट का भी मालिक रहा हो, वो इस स्कीम में अप्लाई ना ही करे तो बेहतर है। क्योंकि आगे जाकर बैंक वाले एक परफॉर्मा साइन लेते हैं फ़र्स्ट टाइम ऑनरशिप ऑफ होम, कि उससे पहले बंदे ने ज़िंदगी में कोई भी मकान लेकर बेचा ना हो। हाँ, एक प्लाट हो तो वो चल जाएगा, उस प्लाट की कंस्ट्रक्शन के लिए, वो मैं लेटर ऑन इस पे आता हूँ। तो उसके बाद जो तीसरा मेजर है कि उस बंदे की जो प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम है वो विजिबल होनी चाहिए। ये थी 3 बातें। और चौथा है कि उसकी मिनिमम आमदनी, उसके ख़र्चे निकाल के उसको महीने का कम से कम कोई 10-15 हज़ार रुपया बचता हो जिससे अपनी वो किस्त दे लें। अब मैं आता हूँ फर्दर डॉक्यूमेंट्स की तरफ कि मेरा घर मेरा पाकिस्तान के लिए जिस बंदे ने अप्लाई करना है उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स पर डिटेल में जाने से पहले मैं ये बता दूँ कि इसमें 3 टायर हैं। टायर वन में वो है कि वो लोग हैं जो कि गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड अपार्टमेंट में बंदा ले सकता है। उसके लिए जो है वो 5 मरला के लिए बंदा 35 लाख तक अप्लाई कर सकता है। अगर हम आते हैं टायर टू में है 2.5 मरला से 3 मरला से लेकर 5 मरले तक बंदा 35 लाख तक अप्लाई कर सकता है। और उसके बाद उसका एक फर्दर स्टेप उसमें यह है कि अगर बंदा दूसरे में था कि 5 मरले के लिए अप्लाई करता है तो बंदा 50 लाख तक अप्लाई कर सकता था, जिसको अब गवर्नमेंट ने बढ़ाकर अगर एक बंदा 1 कनाल तक या 10 मरले तक जगह लेता है तो बंदा 1 करोड़ तक भी अप्लाई लोन जो है उसको ले सकता है। ये थी बात। अब आगे ये तो इतने पैसे मिलेंगे। अब ये है कि पैसे मिलेंगे कैसे। सबसे पहले जो बंदा है उसको अपना जो जिस बैंक में उसका अकाउंट है, बेहतर तो यह है कि तमाम ही बैंक इसको कर रहे हैं, बेहतर यह है कि जिस बैंक में उसका अकाउंट है बंदा उस ब्रांच में जाए और मुतलका अपने ब्रांच मैनेजर से कहे जी मैं सब्सिडाइज जो हाउसिंग स्कीम चल रही है मेरा घर मेरा पाकिस्तान, मैं उसका हिस्सा बनना चाहता हूँ और उसके तहत मैं अपना मकान के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। जब हम आते हैं अप्लाई करने के तहत तो 2 ऑप्शन आ जाते हैं। एक आता है बंदा सैलरीड पर्सन का तो केस रिजेक्ट होता ही नहीं। अगर सैलरीड पर्सन आ जाके उसका केस रिजेक्ट होगा तो वो किसी प्रॉपर्टी उसके नाम होगी तो फिर जाके वो एंड पे जाके उसको केस डिक्लाइन होने के चांस, अदरवाइज़ सैलरीड पर्सन का केस 100% हो जाता है। अब हम आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स की तरफ जाता हूँ। सबसे पहले जो उस बंदे ने अप्लाई करना है उस बंदे का अकाउंट होना ज़रूरी है। उसकी 1 साल की स्टेटमेंट लगेगी। साथ अगर वो बंदा अपने बैंक में अप्लाई कर रहा है तो नहीं, अगर किसी अदर ब्रांच में करेंगे तो आपको अपने अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है वो आपको अकाउंट मेंटेनेंस लेटर जारी करेगा।
दूसरी जो मेजर चीज़ है वो है आपका सोर्स ऑफ इनकम, कि आप पैसे कहाँ से कमा रहे हैं, आप पैसे कहाँ से जनरेट कर रहे हैं, आप जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो आपसे कहाँ से आ रहा है। दूसरी मेन चीज़ है कि वो आपसे ये चीज़ पूछेंगे। तीसरा जो ऑप्शन है आपके आईडी कार्ड की कॉपी, 3 या तस्वीरें लगेंगी साथ एप्लीकेशन फॉर्म जो कि बैंक वहाँ से प्रिंट आउट करके आपको देगा, वो आप वहाँ से लगाएंगे। उसके बाद एक चेक है, इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस है 4640 रुपये। वो जब प्रोसेसिंग में जाएगा केस तो फिर आपके ऊपर वो अप्लाई होगी। उसके बाद फर्दर 2 विटनेस होंगे, एक आपका कोई कोलीग लग जाएगा या 2 बंदे, कोई भी ऐसे बंदे जिनकी अपने विटनेस शनाख्ती कार्ड की कॉपी देनी है, वो कॉपी के साथ लग जाएंगी। उसके बाद फर्दर जो है नेक्स्ट इसमें आपके जो वारिस होगा, आपने अपने वारिस की कॉपी देनी है, क्योंकि ये एक पार्टनरशिप बेस पे आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा बैंक के साथ। अगर अल्लाह ना करे कल को आपको कुछ होता है तो बैंक आपने किसी अपने वारिस की कॉपी दे के जानी है, ताकि मेरे बाद वो जो बैंक है बैंक उसके साथ मामला करे सारे। उसके बाद वारिस के बाद आपने आपके जो बच्चे हैं, अपने बच्चों के, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने बच्चों के अपने बेफाम कॉपी देनी है। उसके बाद आपकी लास्ट तलीमी जो डिग्री है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो फिर आपने वो भी साथ मुहैया करनी है। आपने बताना है कि ये मेरी लास्ट एजुकेशन डिग्री है, वो भी आपने साथ अटैच करनी है। उसके बाद फर्दर आपने एक फॉर्म होता है कोविड इंडेमनिटी फॉर्म। कोविड इंडेमनिटी फॉर्म इसलिए लेते हैं कि अल्लाह ना करे, क्योंकि कोविड हमारे मुल्क में आया हुआ है। कोविड की वजह से कोई, वैसे तो ड्यूरेशन का टाइम 2 माह है, लेकिन इसमें ज़्यादा हो सकता है। उसमें कोविड की वजह से एक ये मामला है। एक होता है फर्स्ट टाइम अंडरटेकिंग फॉर्म, जिसका मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये वो अहबाब जो कि ये उनके लिए नहीं है ये स्कीम जिन लोगों के नाम ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ हैं। हाँ, एक बंदा जिसके पास को विरासती जायदाद है वो अपना मकान अप्लाई कर सकता है, क्योंकि वो जो विरासती है वो तो उसके वालिद साहब के नाम है, उसके नाम तो नहीं। उसके बाद जो अगर कोई बंदा बिज़नेस कर रहा है वो उसके नाम जो कमर्शियल जगह है वो भी उसमें उसको एग्जम्पशन हो जाएगी। और जो बंदा ज़रूरी ज़मीन है, इसमें ज़रूरी ज़मीन की भी एग्जम्पशन बंदे को मिल जाएगी। बस ये कि रेजिडेंशियल जगह उसका नाम कोई ना हो, मतलब रेजिडेंशियल मकान उसके नाम कोई ना हो। हाँ, एक प्लाट हो तो प्लाट के लिए उसको पैसे मिल सकते हैं। सेकेंडली और थर्डली, पहले इसमें भी ये था कि बंदा अप्लाई किस किस के लिए कर सकता है। नंबर 1 कि बंदा या तो बना बनाया मकान खरीदेगा, या ये था कि अगर उसके पास 5 मरले जगह है तो 5 मरले में उसके पास 2 मरले 2 सरसई जगह उसने बनाई है, आगे जगह खाली है, तो अगली जगह को बिल्ड करने के लिए ले सकता है। ये नहीं कि बंदे ने पूरा 5 मरले बनाया हुआ है उसको डबल स्टोरी करने के लिए, वो बिल्कुल बैंक नहीं देगा। और तीसरा ये है कि इसमें अपनी जो स्कीम बनेगी आपकी, जो है बंदा प्लॉट लेके उसको बना सकता है। तीनों ऑप्शन मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं, रिपीट कर देता हूँ कि नंबर 1 बंदा बनाया बनाया मकान खरीद सकता है। पहले इसमें यह था कि सिर्फ 6 माह से पुराना मकान ना हो, अब ये है तो उसमें भी उन्होंने रिलैक्स कर दिया है कि बंदा पुराना मकान भी ले सकता है। दूसरा ये है कि अपना जी बंदा जो है उसके नाम जो है सॉरी प्लाट हो, प्लाट को उसी को कंस्ट्रक्ट कर ले या प्लाट लेके उसको खरीद ले। 2 ऑप्शन हो गए। तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर उसके पास 5 मरले जगह है तो 5 मरले जगह में उसके पास 2 मरले 2 सरसाई, मतलब कि वो 2.5 मरले से भी कम जगह उसने कंस्ट्रक्ट की हो, उसको बनाया हो, अगले जगह को वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी लोन अप्लाई कर सकता है। आगे आते हैं जनाब हम एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। एप्लीकेशन फॉर्म इसका बिल्कुल सिंपल और सादा है। सबसे पहले जनाब आपको बेसिक से डाटा लगेगा। बेसिक डाटे में क्या होगा आपका, वो पूछेंगे आपने किस चीज़ के लिए अप्लाई करना है, क्या मामला है, वो आप बताएंगे उनको। उसके बाद फर्दर मैं नेक्स्ट 1-2 दिन में वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके साथ डिस्क्लोज करूंगा, बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक पेपर हैं, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड के सेपरेट डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊंगा, सेल्फ और अपना सैलरीड पर्सन के लिए मैं वो फर्दर बनाऊंगा। इसलिए कि वीडियो अगर मैं आज ही उसको इसमें ऐड करता हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने सोचा आज पहले उसके बेसिक डाटा आपको दे दूँ, फर्दर कल फिर उसको मैं अप्लाई कर। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। उसमें यह आगे हम आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड और अपना सैलरीड पर्सन के लिए क्या क्या चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करते हैं पहले। सेल्फ एम्प्लॉयड क्योंकि बंदा उसको कहते हैं जो बंदा अपना बिज़नेस कर रहा है उसको कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड में है सबसे पहले बंदा जनाब अपनी आईडी कार्ड कॉपी देगा, साथ अपनी 3 तस्वीरें देगा, साथ ही बंदा वो अपने देगा सोर्स ऑफ इनकम। मेजर जो उसका मैटर है वो सोर्स ऑफ इनकम का। वो बंदा के लिए बैंक तो डिमांड करता है जी उससे 3 साल की टैक्स रिटर्न कि वो बंदा 3 साल से फाइलर हो। दूसरा क्या है कि अपना वो NTN का लेटर देगा। उसके बाद जनाब अपनी वो 1 साल की बैंक का स्टेटमेंट देगा। उसके बाद फिर अपने वो 2 विटनेस की कॉपी देगा एज इट इज़। उसके बाद जनाब अपनी वो फर्दर रिक्वायरमेंट है जो भी है एप्लीकेशन फॉर्म साइन करेगा, नॉमिनी की कॉपी देगा, और फर्दर जो बैंकों से ETC जब तक बैंकों से जो रिक्वायर करेगा उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये हो गया जी सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। अब हम आते हैं दूसरी तरफ जो कि है अपना सैलरीड पर्सन। सैलरीड पर्सन में 2 तरह के आ जाते हैं, एक है जी परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई, एक आ जाता है अब जो दूसरा प्राइवेट एम्प्लॉई।
हाँ, प्राइवेट एम्प्लॉई वो बंदा अप्लाई कर सकता है जिस बंदे की सैलरी अकाउंट में आती हो, क्योंकि इसके लिए सबसे बेसिक चीज़ है अपनी अकाउंट स्टेटमेंट। अकाउंट स्टेटमेंट तो उसकी मिलेगी जिसकी सैलरी अकाउंट में आती है, जिसकी सैलरी अकाउंट में नहीं आती तो वो बंदा इसके लिए एलिजिबल नहीं है और बंदा अप्लाई नहीं कर सकता। हाँ, और अब बात कर लेते हैं बाकी आगे जाके वो आपको बताता हूँ कि सेम सिनेरियो आने वाला है दोनों सैलरी के लिए। सबसे पहले उसकी 3 सैलरी स्लिपें लगेंगी, उसका एक एक्सपीरियंस लेटर लगेगा, डिपार्टमेंट में है तो एचओडी उसको जारी करेगा डिपार्टमेंट का लेटर। डिपार्टमेंट का लेटर जारी करने के बाद जनाब उसका अकाउंट मेंटेनेंस लेटर लग जाएगा, उसकी अकाउंट की स्टेटमेंट लग जाएगी, उसकी वही तस्वीरें लग जाएंगी, 2 विटनेस की कॉपी लग जाएगी। सिंपल ETC, सब कुछ कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर मैं उन तमाम सैलरीड पर्सन को कहता हूँ कि जो बंदा तनख्वाहदार बंदा है और हाँ प्राइवेट तबका का वो जो बंदा है वो उसको कम से कम 5 साल हो गए हो काम करते हुए, और कॉन्ट्रैक्ट पे बंदा हो तो उसको 3 साल, और अगर बंदा परमानेंट उसको 2 साल। ये बात दोबारा सुन लें कि जो भी दोस्तों ने अहबाब ने रब्ता करना है या किसी बैंक में जाके अप्लाई करना है तो टाइम ज़ाया ना करें। इस चीज़ को पहले जहन में रख के जाना है कि जो बंदा जहाँ पे भी काम कर रहा है उसका मजमूई एक्सपीरियंस, यहाँ तो वहाँ पे काम कर रहा हो, अगर पिछला उसके पास कोई एक्सपीरियंस लेटर वगैरह मौजूद हैं तो 5 साल उसका होना चाहिए सबको मिला के, प्राइवेट बंदा। अब मैं आता हूँ गवर्नमेंट बंदे की तरफ। गवर्नमेंट में होते हैं बंदे कॉन्ट्रैक्ट पे या परमानेंट। अगर बंदा कॉन्ट्रैक्ट पे है तो उसको कम से कम 3 साल का अरसा होना चाहिए, अगर बंदा परमानेंट है उसको 2 साल भी चल जाएगा। बाकी यह है कि वो मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा, सारी उसके फॉर्म दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा उसको कैसे फॉर्म को फिल करना है, फॉर्म में कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, कैसे कैसे उसमें सारी मैं आपको इंशाल्लाह इसी वीक में मैं आपको वीकेंड पे वीडियो वो भी बना दूंगा और उसमें क्या कि आपको हर चीज़ विजिबल कर दूंगा और हर चीज़ आपको आसानी कर दूंगा। मेरा मकसद तो है आपके लिए आम आवाम के लिए आवाज़ उठाना, क्योंकि एक स्कीम आई थी मैंने, अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ केसेस जो हैं मेरे वो रिस्क डिपार्टमेंट में पड़े हुए हैं और बहुत जल्द वो उनकी अप्रूवल आने वाली हैं, तो मैंने अब तमाम इस केसेस से गुजर चुका हूँ। तो एक बात और, आपने ये कभी नहीं सोचना कि इसके पीछे कोई भी मामला है या कोई भी चीज़ है, इसमें सीधा सा आपने बैंक में जाना है और बैंक में जाके हर बैंक जो है इसको डील कर रहा है, हर बैंक इसको देख रहा है। स्टेट बैंक ने बहुत स्ट्रिक्ट इसके ऊपर पॉलिसीज़ बनाई हैं कि इसके ऊपर बाकायदा एक डेस्क बनाया है जो कि इसकी इनकी क्यूरीज़ को देखता है। तो आप जाएँ अपना अप्लाई करें, लेकिन हाँ जल्दबाजी नहीं करनी, इसमें टाइम लग जाता है, 2 माह 3 माह 4 माह तक भी लग सकते हैं। तो उसमें एक पहले आप अपना फॉर्म दें, उसके बाद आप उसका फॉलोअप लें, जब वो डिस्पैच कर देगा फर्दर ब्रांच, आपने ब्रांच और रब्ते में रहना है। जो आपकी डिस्क्रिपेंसी हम कहते हैं एतराज़ात को, जितने भी उनके एतराज़ात होंगे वो आपने दूर करते जाना है। और साथ साथ ऐसे ही है कि फ़ाइल आएगी, डिस्क्रिपेंसी लगी आपने दूर कर दी, डिस्क्रिपेंसी लगी आपने दूर कर दी, और इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि आप अपने मकान के मालिक बन जाएंगे। अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि कितने पैसे जो हैं वो अप्रूव होंगे। मैं अभी फिर आपको मोटा बता देता हूँ कि 5 मरले के लिए आप 27 लाख तक अप्लाई कर सकते हैं, 10 मरले के लिए अपना आप जो है वो 60 लाख तक से 1 करोड़ तक भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें यह है कि आपको तकरीबन एक मोटा मैं अंदाज़ा देता हूँ, अगर आप 10 साल के लिए अप्लाई करते हैं, 10 साल के बहुत कम मुनाफा ले रहा है बैंक। 10 साल भी अगर आप 20 लाख या 25 लाख अप्लाई करते हैं तो उसका आपकी किस्त मोटी आपको मैं अमाउंट देता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली वो 20 से 25 के दरमियान ही बनेगी, 1000 के दरमियान। तो कोई बड़ी अमाउंट नहीं, इतना तो आम लोग किराया दे रहे हैं मकानों के। तो ये है कि आपकी किराए से जान छूट जाएगी, आपका अपना मकान बन जाएगा, और कल को वही जो प्रॉपर्टी है वो आपकी कल को उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी और आपके बच्चों के काम आ जाएगी। तो वो जो अहबाब जो बिल्कुल पूरा उतरते हैं इसी क्राइटेरिया के ऊपर, उनको चाहिए कि वो जल्द से जल्द अपनी ब्रांचेज़ में जाएं और ब्रांचों में जाकर रब्ता करें और अपने केसों को लॉगिन करवाएं। लॉगिन करवाने के बाद इनका प्रॉपर फॉलोअप लें और फॉलोअप लेकर उसको देखें। और अगर इसमें किसी भी किस्म की मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं 24/7 आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरा जो नंबर है वह बोल भी देता हूँ, 034047272870, 034047272870। जो अब आप मुझसे इस बारे में पूछना चाहते हैं या कोई भी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं वो बगैर किसी कास्ट के, मैं 24/7 आपके लिए हाज़िर हूँ। बाकी नेक्स्ट अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स और आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना बताऊंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे कैसे उसको फिल करना है, और जो केसेस पास हुए हैं उन केसेस की आपकी थोड़ी केस स्टडी भी आपके साथ डीपली मैं डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला क्योंकि अब 5-6 माह बाद मुलाकात हुई है तो बहुत सारे आप कह रहे होंगे शाह साहब वीडियोज़ नहीं बना रहे। असल में मैं कुछ पहले अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर मसरूफ़ रहा हूँ, और रिसेंटली तो ईद के मौका पर तो मेरे एक फैमिली में एक ट्रेजेडी होगी जिस वजह से मैं मतलब कि उसके बाद अब टाइम नहीं निकाल सका कोरोना में भी। तो इंशाल्लाह फर्दर आपसे मुलाकातें होती रहेंगी और जो भी स्कीम आती रहेगी, क्योंकि पहले भी आपको बताता रहा हूँ, नेक्स्ट भी इंशाल्लाह ताला जो भी स्कीम जिससे मेरे कोई ऐसे अल्फाज को, मेरी ऐसी बात जिससे मेरे किसी भाई को, किसी बहन को कोई फ़ायदा हो सके, तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए हाज़िर हूँ। और आपकी दुआओं का मुंतज़िर हमाद अली शाह, अवाम की आवाज़ अली शाह में आपके साथ इजाज़त चाहता है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मैं नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।